सबका स्वागत करता हूँ जिन्होंने भी आज फर्स्ट क्लास हमारी मध्यकालीन इतिहास की है। एंड आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आए। ये इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, यानी कि इस पूरे जो हमारी क्लासेस चलेंगी का इंट्रोडक्शन पार्ट है। और इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ साथ एक टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट पढ़ेंगे। और जो बच्चे अभी तक मध्यकालीन को समझ नहीं पाए हैं, उनके लिए ये टॉपिक है कि आखिर हमें किन-किन चीज़ों के ऊपर इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है जब हम मध्यकालीन को पढ़ रहे हों। क्योंकि मध्यकालीन में मैंने पहले भी बताया था, एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी लाइव क्लास ली थी। तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे हमें कुछ ही एरियाज़ ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से हम लोगों का मेन जो चीज़ है वो रह जाती है। अब देखिएगा, इस पूरे टॉपिक में आपको दिमाग में रखना है कि क्या-क्या चीज़ों में हमें पढ़ने के समय क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जहाँ पे मैंने लिखा है इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देनी है, यानी कि हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन-सी चीज़ है। देखिए, इसमें पहले ही दिया है सल्तनत पीरियड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो दिल्ली सल्तनत की मैं बात करता हूँ। दिल्ली सल्तनत के बाद आपको पता है कि 4 वंश बहुत इम्पोर्टेंट थे, जिसमें पहला जो है गुलाम वंश, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर उसके बाद आपका जो है सैयद वंश है, फिर एक लोधी डायनेस्टी आई, फिर बाबर आते। तो उनके आपको समाजी, उनकी आपको संस्कृति, उनकी आपको कला, वास्तुकला के बारे में बहुत पता होना चाहिए। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और प्लीज़ जो है इस टॉपिक को बहुत डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा आपको। दिल्ली सल्तनत में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। वो मैं ये कह सकता हूँ कि जिसने दिल्ली सल्तनत को नहीं पढ़ा, उसने मध्यकालीन का मर्डर कर दिया। और उसके बाद हमारे पास एक एक दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विजयनगर एम्पायर। बहुत इनकी कंट्रीब्यूशन, इनका भी कला, वास्तुकला, वहाँ पे कौन-सी भाषा बोली जाती थी, समाज कैसा था। ये 2 टॉपिक, एक दिल्ली सल्तनत, एक विजयनगर एम्पायर। तीसरा हमारे पास कुछ वॉर्स हैं, जो मतलब युद्ध हुए हैं, जैसे बैटल ऑफ पानीपत बहुत इम्पोर्टेंट है, बैटल ऑफ टेलीकोटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशंस बतानी है, यानी कि यहाँ पे अगर आप 2 ही युद्ध पढ़ेंगे, एक पानीपत का युद्ध और एक टेलीकोटा युद्ध, तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि युद्ध बहुत सारे मध्यकालीन में हुए हैं, लेकिन सारे पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया एक पॉइंट, दिल्ली सल्तनत मुझे पढ़ना है, विजयनगर एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि की वॉर्स जो हैं 3। और चौथा टॉपिक आपका होना चाहिए सूफीज़्म, यानी भक्ति और सूफीज़्म जो आया यहाँ पे। भक्ति आपको पता है मूवमेंट हुई थी, ब्राह्मणाइज़ेशन वगैरह इन टाइप से। तो ये हो गया चौथा पार्ट। 5वाँ आपका मुगल आर्ट के बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। उन्होंने किस तरीके का संगीत यहाँ पे लाया, उनके यहाँ पे जो साहित्य थी, जिनको लिटरेचर हम कहते हैं, वो किस तरीके से थी। राजपूत स्कूल आर्ट, पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, पेंटिंग कैसी गई, चित्रकलाएँ कैसी की गईं। और अकबर को लेके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अकबर का मुगल शासन में कितना बड़ा रोल है, क्योंकि अकबर के साथ और भी बहुत सारे जो आए, वो बच्चे। और 7वां टॉपिक आपको है कि मुगल वंश किस तरीके से खत्म हुआ। अगर एक स्टूडेंट 60 टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपका प्री में और मेंस में कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। अब देखें, ये तो मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके आधार पे आपको बताया, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि कृपया करके अपनी किताबों को कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़-भाड़ में ना जाएँ और स्टिक टू योर टारगेट। जो आपको आपको जो ऑब्जेक्टिव है आपका, जो मेन उद्देश्य, मकसद जो है, उसके ऊपर स्टिक करें। अगर आप ये 7 पॉइंट कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको मध्यकालीन से जो है पॉइंट कोई भी छूटेगा। तो कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी है? बहुत सारे एक चीज़ होती है कि नहीं करनी है। नहीं में क्या है कि आप छोटे-छोटे युद्ध लेके आ जाते हो कॉपी पे बना के, सर ये वॉर भी मैंने पढ़ा, वो नहीं पढ़ना है। पॉलिटिकल युद्ध हुए, सर उस राजा ने इसको मारा, उसके बाद वो वंश पे आया, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसने उसके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा बगावत की, नहीं पढ़ना है। वॉर के बाद फिर क्या बना, क्या हुआ, हमें नहीं पढ़ना होता है।
छोटे-छोटे स्मॉल रीजन्स हैं, एम्पायर जो हैं, उनके बारे में कोई जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या किया कि छोटे-छोटा कोई पता नहीं 50 साल पुराना एक बंदा था, उसने वहाँ पे एक घर बनाया था, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। आपको स्टिक टू आवर ऑब्जेक्टिव कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जिसको मैं बार-बार कहता हूँ कि आखिर क्या नहीं पढ़ना है। सो आई होप आप ये फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी की क्लास 7th हम जो है शुरू कर रहे हैं। आई होप कि आपने ये वाला टॉपिक समझ लिया होगा कि हम लोग किस तरीके से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और आई होप कि जो बच्चा अभी ये क्लास देखेगा उसको बहुत बेनिफिट होने वाला है और मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ और वो आपको पता है कि मैं हैंड रिटन नोट्स करवाता हूँ क्लास। आज हम अपना जो टॉपिक है क्लास 7 का एनसीईआरटी का एक्चुअली टॉपिक पढ़ेंगे और क्लास 7 एनसीईआरटी जो है वो सबने आप में से पढ़ी होगी और उसका पहला टॉपिक जो है वो है ट्रेसिंग चेन थ्रू ए थाउजेंड्स ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखिएगा। टॉपिक को हम लोग जो है किस तरीके से पढ़ेंगे और क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट देखिए एनसीईआरटी में भी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट दी नहीं है। कुछ ही चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले टॉपिक को पढ़ लेते हैं। टॉपिक है क्या? टॉपिक है ट्रेसिंग चेन्स थ्रू थ्रू ए थाउज़ेंड ईयर। ट्रेसिंग चेन थ्रू ए थाउज़ेंड ईयर। जी हाँ, ये टॉपिक का नाम है थाउज़ेंड ईयर्स। देखिएगा आपकी बुक भी आपके पास होगी, आप वहाँ पे भी अंडरलाइन कर सकते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1000 वर्ष की जो बात है वो करने जा रहे हैं और खासकर किसकी बात कर रहे हैं? माध्यम, ठीक है? से परिवर्तन जो आया है, क्या परिवर्तन आया वो हम पढ़ेंगे। काफ़ी सारे परिवर्तन लाए गए, ठीक है? इन परिवर्तनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1000 वर्ष के माध्यम से परिवर्तन जो आए हैं, वो किस तरीके से द ट्रेसिंग चेंज थ्रू अ थाउज़ेंड ईयर उनके बारे में पढ़ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। लेकिन इस टॉपिक में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं और हमारे लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले ये टॉपिक आपको जो जानकारी देने वाला है, वो जानकारी आपको मिलेगी सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा, वो ये है कि इसमें आपको टाइमलाइन के बारे में पता चले। टाइमलाइन क्या था कि मध्यकालीन का जो समय है वो शुरू कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले अगर टाइमलाइन देख लें तो कहा जाता है कि मध्यकालीन की शुरुआत जो है वो 750 यानी कि 750 ऑनवर्ड शुरू हो गई। यानी ये शुरुआत है और फिर कहीं जाके 1750 तक ये खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आपको याद है कि यूरोपियन का आगमन वगैरह भी हम लोग पढ़ते हैं। और ये इसको टाइमलाइन को हम क्या कहेंगे? ये समय रेखा है, यानी कि एक समय रेखा बताई गई है हम लोगों को कि समय कैसे रहा है मध्यकालीन का। तो 7 साढ़े 700 से लेके 1750 तक इसका समय रहा है। और जो ये 750 का जो टाइम है, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम 2 टाइम है हमारे पास। जो 715 का टाइम है, इसको कहा जाता है प्रारंभिक यानी शुरुआती, प्रारंभिक, मध्य, योगनी, ठीक है? So this was actually called you can call it as early medieval period। फिर आपका बन जाता है लेटर 750 में, लेटर 750 में हो जाता है। तो ये समय दिया हुआ है कि 750 से लेके 1750 तक जो है ये पीरियड चला काफ़ी देर तक। तो यहाँ पे अब आपके लिए जो की पॉइंट है, देखिए यहाँ पे की पॉइंट आपके लिए टाइमलाइन है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हुई और क्या इस बीच में हुआ, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ से यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगर टाइमलाइन को भी हम थोड़ा-सा डिवाइड कर दें, देखिए इसमें हम अगर डिवीज़न भी कर देते हैं, तो सबसे पहले डिवीज़न किस-किस चीज़ का होगा? तो डिवीज़न होता है 750 से लेके 1000 जो है, एक पीरियड हम ब बाँट देते हैं। दूसरा पीरियड आपका रहा 1000 से लेके 1200 और फिर तीसरा पीरियड जो है वो 1200 से लेके चलेंगे हम लोग 1750 तक। ये 3 पीरियड में जो है मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो पूरी मध्य योगनीय जो टाइम रहा वो इसी तरीके से। ये वक़्त बँटा हुआ है।
अब देखिएगा, ये वाला पीरियड जो है इसको अर्ली कहा गया है, यानी कि प्रारंभिक जो है ये रहा, प्रारंभिक, ठीक है? यानी कि शुरुआती, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज इट स्टार्टेड। और यहाँ पे हम लोगों को कनौज के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। जी हाँ, कनौज आपके लिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं अलग भी पढ़ाऊँगा आपको। यहाँ पे इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है कनौज है। उसके बाद ये वाला पीरियड जो है ये राजपूत वंश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, राजपूत के लिए यहाँ पे हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी 1000 से 1200 के बीच में। और ये वाला पीरियड जो है तो ये यूरोपियन यानी मुगल शासन के बारे में हमें काफ़ी, और 1200 पीरियड तो दिल्ली सल्तनत के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा जाना जाता है। 3 चीज़ें आपको यू ज़रूरी, कन्नौज के बारे में, राजपूत के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी सारी जानकारी जो है यहाँ से मिलने वाली है। थोड़ा-सा देख लेते हैं। अ टाइम पीरियड तो हमने बना लिया कि क्या-क्या हुआ, किस तरीके से, फिर 1750 आप मुगल वंश को भी दे देंगे, मुगल वंश किस तरीके से हुआ। लेकिन सवाल ये है कि हमें यहाँ पे इस टॉपिक से पढ़ने को क्या मिलेगा? सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोगों को जो जानकारी मिलने वाली है वो सोर्सेज़ की है, सोर्सेज़। ये हर एक चीज़, यानी ये वाला चैप्टर जो है वो आपको सोर्सेज़ के बारे में, सोर्सेज़ होता है सूत्र, यानी कि अ सोचो कि आपके पास सूत्र ही ना होते, तो आज क्या आप जानकारी देते लोगों को? कुछ नहीं देते। तो इसका मतलब है कि हमें मिडाइवल हिस्ट्री की, यानी कि मध्यकालीन मिडाइवल हिस्ट्री के जो सूत्र हैं, वो कहीं न कहीं इस टॉपिक में ये बताएगा आपको कि प्राचीन इतिहास में आपके पास वेदास थी, प्राचीन इतिहास में आपके पास ब्राह्मण की किताबें थी, बुद्धिस्ट किताबें हो गई, या काफ़ी सारी जो किताबें, आखिर आपके पास मध्यकालीन में क्या सोर्सेज़ हैं? क्या सूत्र हैं आप जो है लोगों को बता रहे हो कि ये मध्यकालीन है? तो ये सोर्सेज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला जो टॉपिक हमें इसमें, इसी टॉपिक में हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में पता चलेगा वो मैपिंग के बारे में पता चला। आई होप आप मैपिंग के बारे में जानते होंगे। और मैपिंग जो है वो आप लोगों को पता है कि भूगोल में जो हम सबसे ज़्यादा मैप एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ पे हम लोगों को यानी कि मैपिंग को हम कहते हैं चित्रान, ठीक है? ये चित्र वगैरह, जो मानचित्र वगैरह बताए जाते हैं, ये भी हमें मिडाइवल हिस्ट्री में ही मिला था। एक बंदा था इदरीस करके, जिसने हमें सबसे पहले मैपिंग के बारे में बताया, किस तरीके से मैपिंग हुआ करती थी और मैपिंग से क्या-क्या जानकारी हम लोगों को मिलती है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तीसरी चीज़ जो हमें इस पूरे टॉपिक से पढ़ने को मिलेगी उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यूपीएससी के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए है वो है मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है जिसमें लेख जिसे कहा जाता है, और ये कौन से लेख रहते हैं, ज़रा इनको क्या बोला गया है? हिंदी में इनको जो है लिपियाँ कहा जाता है। लिपियों को जो है अब लिखा कैसे जाता है, और उस समय जो है दीवारों पे लिखना या फिर पत्तों पे लिखना, क्योंकि कागज़ नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये भी कहीं न कहीं हमें मिडाइवल हिस्ट्री से ही देखने को मिलती है। तो आप देखें, एक तो आपको सूत्र के बारे में पता चलेगा, मानचित्रों के बारे में पता चलता है, पांडुलिपियों के बारे में पता चलता है, सो यू आर गेटिंग अ नॉलेज अबाउट द सोर्सेस वेयर यू गॉट द नॉलेज अबाउट द मिडाइवल हिस्ट्री, एंड where you got the map system. Today you have a like Google Map and all that. But before the Google Map, there was something like who has created this map? These type of the questions that UPSC is going to be asked you. And then it's about the manuscripts, how they started writing in a different form. So this whole chapter is talk about the sources and mapping and the manuscripts, and as well as it also talked about the cultural and political scenario at that time of during the medieval period. सो हिंदी वाले बच्चों के लिए, यानी कि आपको सूत्र के बारे में, मानचित्रों के बारे में और लिपियों के बारे में जानकारी जो प्राप्त होगी वो कहीं न कहीं इसी जो अध्याय है वो इसी के अध्याय में दिया हुआ है, एंड आई होप कि आपको उससे बहुत कुछ जानकारी मिल पाए। सबसे पहले आगे जब मैं चलता हूँ कि पूरा टॉपिक जो है, और इस टॉपिक में हम लोगों को एक और जो बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, दैट इज़ ऑल अबाउट द राजपूत पीरियड। जी हाँ, राजपूत पीरियड के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये टॉपिक आपको राजपूत जो समय रहा है, राजपूत काल, उनके बारे में भी मिडाइवल हिस्ट्री में ये दिया गया है। फिर 5वां इसी चैप्टर में आप लोग देखिएगा कि आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में भी जो है जानकारी मिलेगी। दिल्ली सल्तनत इज़ वेरी, वेरी मच इम्पोर्टेंट, आई सेड अर्लियर, दिल्ली सल्तनत जो है वो उनके बारे में भी आपको यहीं से जानकारी मिलेगी, क्योंकि जब तक आपको टाइम पीरियड नहीं पता चलेगा,
तो फिर आप कैसे लिख पाएँगे? तो ये सारी जानकारी जो है इस चैप्टर में है और दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी मच इम्पोर्टेंट। आई होप यू विल एन्जॉय दिस टॉपिक। आपको बहुत अच्छा लगेगा और हम इसको आगे भी देखते हैं। अब देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास है सोर्स। एक-एक टॉपिक फिर मैं, फिर मैन्युस्क्रिप्ट, फिर राजपूत, दिल्ली सल्तनत, एक-एक करेंगे। सबसे पहले है सोर्स। देखिएगा सोर्स में आपके पास अब क्या चीज़ मैं लेके चलता हूँ, सोर्स क्या है आपके पास? तो सोर्स की बात आती है या तो बुक्स होंगी आपके पास या और चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं सोर्स को एक ही चीज़ से लेता हूँ, जो मेरे पास सोर्स है, जो ऑथेंटिक सोर्स है मध्यकालीन का, वो मेरे पास है मैन्युस्क्रिप्ट्स। जी हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है, यही मेरे पास है जिससे मैं आप लोगों को मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में बता सकता हूँ। क्या है मैन्युस्क्रिप्ट्स? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको क्या कहा जाता है? यानी कि इसको कहा जाता है लिपियु, ठीक है? यानी कि लिखी हुए जो उस समय क्योंकि देखिए उस समय आपके पास प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं और ये आपको जो जानकारी देगा, ये किस चीज़-चीज़ के बारे में जानकारी देगा? देखिए, सबसे पहले ये बताएगा आपको रूलर कौन-कौन से थे या राजाओं के बारे में बताएगा। राजाओं के बारे में यहाँ से पता चलता है, ठीक है। और क्या बताता है ये? ये हम लोगों को बताता है कि कौन उस समय जो है पैसे वाले लोग थे, किस तरीके से वो रूल करते थे। ठीक है, वेल्थी पीपल के बारे में बताएगा, यानी कि जो अमीर-तरीन लोग हुआ करते थे। ये हम लोगों को मंदिरों के बारे में भी बताता है, ये कला और वास्तुकला के बारे में भी बताता है, यानी कि इसी से हम लोग मध्यकालीन को क्रिएट कर सकते हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट तो आपको याद होगा कि मुगलों ने भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया, उनके समय भी उसका काफ़ी सारा इस्तेमाल किया गया। सो ये सारी चीज़ें ये मैन्युस्क्रिप्ट एक्चुअली बेसिकली हमें मिला कहाँ से? देखिएगा अगर अब मैं इसको बात करूँ यानी कि अगर आपको पता करना होगा कि ये हमें मिले कहाँ से? तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो हम लोगों को मिली लाइब्रेरीज़ से मिली। और दूसरा हम लोगों को ये आपको याद होगा कि आर्चीव्स वगैरह जो आर्काइव्स वगैरह होती हैं, वहाँ से मिलते हैं। लाइब्रेरीज़ को कहा जाता है पुस्तकाला, पुस्तकालयें जो होती हैं आई होप कि आप यूज़ भी करते होंगे। और उसके बाद जो है हिंदी में इसको कहा जाता है अभिलेखन, अभिलेखगार, ठीक है? वहाँ से हमें ये मिलती है। आई होप जब आप गिफ्ट वगैरह लेने के लिए जाते हैं, तो आप कार्ड वगैरह आपको मिलते हैं। वहाँ से हम लोगों को जानकारी मिली। वहाँ लाइब्रेरियों से हमने फाइंड आउट किया कि यार ये रूलर रहा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो जानकारी आपको मिली वो परफेक्ट है। बट कहीं न कहीं सोर्स हमारे पास यही है, यानी कि हमारे पास जो सूत्र है वो यही है। जो मेन सूत्र हमारे पास वो यही है कि आपने जानकारी कहाँ से अब इन लाइब्रेरीज़ में जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले इन्होंने हमें क्या-क्या जानकारी दी? देखिए सबसे पहले जो जानकारी हमें मिलती है वो भाषा के बारे में मिलती है, लैंग्वेज। बताएँ जी उस समय कौन-सी भाषा इस्तेमाल की मध्यकालीन में कौन-सी भाषा इस्तेमाल की? आई होप कि आप सबको पता होगा कि पर्शियन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई। तो यहाँ पे हमें भाषा के बारे में जो जानकारी मिली है वो मैन्युस्क्रिप्ट से मिली। दूसरी चीज़ अगर हम देखें वेरिएशंस हमें बहुत देखने को मिले। वेरिएशंस होते हैं परिवर्तन। अब देखिएगा कि उस समय काफ़ी सारे परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुए? अब आज इस चैप्टर का नाम भी है चेंज परिवर्तन किस तरीके से हुए। तीसरा इन मैन्युस्क्रिप्ट से हमें जानकारी मिलती है ऑब्जेक्टिव्स कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हुआ करते थे। यार ऑब्जेक्टिव्स क्या होते थे? ऑब्जेक्टिव्स को कहा जाता है कि उद्देश्य क्या थे उनके। अब रूलर क्या था, क्या करना चाहता था, किस तरीके का वहाँ पे रूल करना चाहता था और लिखने वाले लोग कौन थे? ये मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखे जाते थे ना, वो लिखता कौन था? इम्पोर्टेंट ये भी है। तो मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ जो लिखे जाते थे, वो ज़्यादातर हैंड रिटन्स हुआ करते। जी हाँ, हाथों से लिखी हुई जो होती है, क्योंकि उस समय मशीन वगैरह तो थी नहीं और हैंड रिटन्स को हम कहेंगे कि ये सॉरी हस्त हस्तलिखित यानी कि हाथों से जो लिखी जाती थी उनको कहा जाता था। तो एक पूरी जानकारी है आपके पास, ऐसा नहीं है कि हम देखिए मैं अगर मुगलों की बात करूँ क्योंकि वो भी मध्यकालीन से आए आपके पास फिर कौन-सी किताब थी, किताबों की बात हम बाद में करेंगे। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये लिपियाँ जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पुस्तकालय हैं या कहीं पे भी आपको अभिलेखकगार से मिलती हैं या फिर आप भाषा की बात करते हैं, आप परिवर्तन की बात करते हैं, आप उद्देश्यों की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं इसको प्रिज़र्व किया गया है, फिर हमें रूलर्स के बारे में पता चलता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये कहोगे कि सर बताइए जी, आपको दिल्ली सल्तनत
सल्तनत के बारे में कैसे पता चला? या दिल्ली सल्तनत की बात भी नहीं तो बताइए जो आप कह रहे हो कि माँ चित्रों के बारे में जो आपको पता चला वो कैसे पता इदरीस के बारे में आपको कैसे पता चला? तो कहीं न कहीं ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखे हुए थे बेटा जहाँ से हम लोगों ने जो है उठाया और उनको इस्तेमाल किया और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कहीं न कहीं किताबों के कारण नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो मैन्युस्क्रिप्ट से और फिर वो जो हिस्टोरियंस ने पढ़ा, स्कॉलर्स ने पढ़ा, विद्वानों ने पढ़ा, वही किताब में लिखा और हम तक पहुँचा। मैं ये भी मानता हूँ कि जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई, जो चीज़ें उन्होंने लिखी उसमें बहुत बदलाव भी देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि जो था वो ही लिखा उन्होंने। काफ़ी जगह ऐसा भी है क्योंकि जब हम मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें बदल भी गई। हर एक आदमी ने उसको अपने तरीके से बदल के देखा। या फिर राजपूतों के बारे में बताया गया, कन्नौज के बारे में क्यों ज़िक्र हुआ कन्नौज बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आज आपके पास हैं, अगर आप इसको पढ़ रहे हो क्योंकि मैं प्राचीन इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राचीन इतिहास में देखें आपके पास धार्मिक किताबें हो गई, अथर्ववेदा, समवेदा, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा हो गई। तो चलो ठीक है कि वहाँ से जानकारी मिल गई। फिर हमने महाभारत की बात की कि महाभारत हमारे पास थी। फिर अंगोत्रा एक किताब जो बुद्धिस्ट है, उन्होंने हमें जो है काफ़ी सारी जानकारी दी थी। पाली जो है किताबें हमें पन्नानी जो है एक बहुत ही बड़ा जो है ग्रामर जिन्होंने लिखा उनके उनके थ्रू हमें पता चला। कौटिल्य ने हमें एक किताब दे दी। शास्त्रा जो है हम लोगों को मिल गई। तो हमारे पास वहाँ पे प्राचीन इतिहास में चलो काफ़ी सारी जानकारी है। लेकिन सर क्या आपके पास मध्यकालीन में क्या जानकारी है जो लोगों को आप बता रहे हो कि मध्यकालीन में ऐसा हुआ है? तो जब भी आप बात करेंगे मध्यकालीन की किताबों पे नहीं मैन्युस्क्रिप्ट से बात करते हैं हम लोग कि भाई ये हमारे पास है, ये लिपियाँ थी, इस तरीके की भाषाएँ बोली जाती थी, इस तरीके के परिवर्तन थे। यहाँ-यहाँ पे लोगों ने लिखा है, ये है विजयनगर के बारे में, राजपूतों के बारे में, मुगल शासन के बारे में, दिल्ली वंश के बारे में। तो कहीं न कहीं आपको भी स्टिक रहना है। कल आपसे सवाल जो यूपीएससी पूछेगा, देखिएगा मैं यहाँ पे छोटा-सा एक प्रश्न भी अगर बना दूँ, तो प्रश्न कैसे बनेगा? यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जो हम पढ़ रहे हैं अभी डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन मिडाइवल इंडिया। तो ये देखिए ये प्रश्न छोटा-सा मैं बना रहा हूँ, ये एनसीईआरटी से ही बनता है कि बताएँ कि आपको महत्वपूर्ण क्यों है जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी मध्यकालीन में या हम जो लिपियों के बारे में बात कर रहे हैं या जो भी आप ले लें यानी लिपियों की बात यानी एक मेनली इम्पोर्टेंट है कि आप बताएँ जी पांडुलिपियों का प्रभाव जो है, वो कितना इम्पोर्टेंट रहा हम लोगों के ऊपर, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी, यानी कि उसका इम्पोर्टेंस हो सकता है चेंज करके बोले कि बताइए जी उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट डिफाइन द इम्पैक्ट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट इस तरीके से प्रभाव बताइए। कहीं न कहीं आपको फिर से वो कहीं न कहीं घुमा के, वो हमेशा आपसे इस चैप्टर में जो दिया गया है वो कहीं न कहीं आपको पांडुलिपियों के बारे में पूछने की बात की गई है। तो आपको उसके प्रभाव क्या था? बताइए जी प्रभाव क्या था? ऐसा डाल दिया क्वेश्चन। तो आपको ये वाले टॉपिक ना बहुत डेप्थ से पढ़ने हैं, कहानियाँ नहीं पढ़नी है, आपको पता चल गया कि मैन्युस्क्रिप्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस लिपि के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है, यही इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा यहाँ पे जब हम इस पांडुलिपियों के बारे में बात करते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके एडवांटेज भी हैं और इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो सवाल दोनों में से डाला जा सकता है, डिसएडवांटेज भी है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में मैं सबसे पहली बात देखें, जो मैं रियल बात कर रहा हूँ, एडवांटेज ये है कि हमारे पास सबसे बड़ा जो जो चीज़ हमें मैन्युस्क्रिप्ट से मिलती है, वो क्या है कि भई यार हमारे पास जो है, एक बहुत अच्छा सूत्र मिला हमें। इस सूत्र के थ्रू जो है हम सब जानकारी दे सकते हैं, हमें काफ़ी सूत्र मिले, फिर धार्मिक चीज़ें जो पता हाँ, इसमें हम लोगों को धार्मिक चीज़ें भी जो है पता चली हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डाल दीजिएगा धार्मिक परिवर्तन किस तरीके से हुए, लोग कौन-सा जो है धर्म को मानते थे, इस चीज़ों के बारे में। लेकिन सर इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या कहेंगे यानी कि इसका एक जो नुकसान हमें देखने को मिला वो ये है कि ये कहा जाता है कि सबसे मूल्य तौर पे ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास नहीं है। ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास नहीं है, जिसको हम मूल्य कहते हैं। मूल्य तौर पे अगर मूल्य देखें तो मूल्य मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास नहीं है। अब कैसे मैं ज़रा बता देता हूँ। जो लेख हमारे पास पहुँचे हैं, लेख होता है लेखक,
ठीक है? जिसको हम स्क्राइब्स कहते हैं। देखिए भई, अब मिसाल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ 750 साल पहले की। 750 पहले किसी ने कुछ इस पत्ते पे लिख के दे दिया। उसने कुछ लिखा, ठीक है? उसने अपने हिसाब से लिखा। अब ज़्यादातर उस समय मैं बोल रहा हूँ कि पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। मैंने क्या काम किया, मैंने इसी कॉपी को उठाया, इसको मैंने इस पे ने से लिखा क्योंकि इसकी थोड़ी हालत कट गई है या कट गया है, तो मैंने क्या काम किया, इसको यहाँ पे उठा के सेम ऐसा ही यहाँ पे लिख दिया। फिर कुछ समय के बाद मतलब समझ लो कि 10 दिन के बाद या महीने के बाद एक और बंदा आता है, वो इसको देखता है, एक और अपने तरीके से लिखता है। फिर कुछ 20 दिनों के बाद एक और बंदा आया, उसने अपने तरीके से लिखा। पता चला कि जो ओरिजिनल फॉर्म में लिखा गया था, उसमें कहीं न कहीं परिवर्तन देखने को मिला। मैंने पति कभी वेरिएशंस जो थी, वो बहुत ज़्यादा देखी। क्योंकि ओरिजिनल आज तक हमें नहीं पता चला कि ओरिजिनल थी कौन-सी क्योंकि कभी-कभी तो हमें एक मैन्युस्क्रिप्ट सारी सेम लगती है। जैसे आज आप लोगों को काफ़ी बार जो है एक बड़ा चिंता होती है कि सर मैंने बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ी और मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा, तो मुझे कुछ फ़र्क दिखा। उसने कहा है कि गांधी ऐसा था, इसने कहा कि गांधी ऐसा नहीं था। देखिए बेटा ये ऐसी चीज़ें होती हैं, इसको हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। हर बंदा अपने तरीके से नज़र किस तरीके से रखता है। किताबें गलत नहीं होती हैं, नज़रिया देखना पड़ता है। जैसे कोई कहता है कि सर शायद हिंदुस्तान को आज़ादी 1920 में ही मिल गई होती अगर गांधी जी ने 1922 में ही मिल गई होती अगर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खत्म नहीं किया होता। कोई कहता है कि नहीं गांधी जी ने अच्छा किया असहयोग। हर एक किताब अपने तरीके से तो हम दोनों को सही मानते हैं। इसी तरीके से जब हम मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपियों के बारे में बात करते हैं, जो लेख लिखे गए, जो जो उसको कॉपी देखें जैसे आप किसी के नोट्स को कॉपी करते हैं, तो आप बिल्कुल उसको सामने रखते हैं और लिख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कुछ ना कुछ आपको चेंज दिखने को मिलेगी। एक एक शब्द ही, 2 शब्द ही बिल्कुल डिफरेंट हो गए होंगे। तो आज तक हमारे पास एक प्रॉब्लम ये रही है कि आज तक हम समझ नहीं पाए कि ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास कौन-सा है, ये आज तक क्लियर नहीं है। लेकिन हम ये भी मान के चलते हैं कि ठीक है, हम लोगों के पास थोड़ी बहुत जो जानकारी है, वो तो एट लीस्ट इतनी है कि हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं या बता सकते हैं। क्योंकि चलिए प्राचीन इतिहास में तो थोड़ा बहुत था, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट वैसे नहीं है। आप याद रखिएगा हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। ओरिजिनल ऑथर भी हमें नहीं पता है कि वो बुक किसने लिखी है। लेकिन हमारे पास एक नाम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। की पॉइंट बता रहा हूँ। एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ जिनका नाम था ज़िया ज़ियाउद्दीन बरानी। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। अब देखिएगा ज़ियाउद्दीन बरानी जो है, इन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम पहली बार 1300 300 एंड कहा जाता है 56 के करीब, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, 1356 के क करीब जो है, इन्होंने रोट हिज क्रॉनिकल इन्होंने क्रॉनिकल लिखा अबाउट वहाँ के राजाओं-महाराजाओं के ऊपर क्रॉनिकल लिखा था। पहले कौन आया, बाद में कौन आया, फिर कौन आया, राजा-महाराजाओं के बारे में। और फिर बाद में इसी ने यानी ज़ियाउद्दीन बरानी ने कुछ टाइम के बाद 1300 अ, 358 58 में यानी कि देखिएगा 2 साल का टाइम बीता, 2 साल के बीच में, इन्होंने फिर से एक और क्रॉनिकल लिखा, क्रॉनिकल, यानी कि 2 किताबें क्रॉनिकल के ऊपर आ गई। अब कहा जाता है कि जो अनदर वर्ज़न इनका 35 1358 में आया, बड़ा एक चौंकाने वाली थी। यानी एक ही बंदे ने हाँ, इसको एक एक नाम जो दिया गया है वो ज़रा क्रॉनिकल को क्या बोला गया है? कालक्रम। इन्होंने क्रोनोलॉजी बताई थी कि कैसे वंश आए, किस तरीके से। अब बंदा जो है 1356 को एक किताब लिख रहा है, फिर हमने देखा कि 2 साल के बाद एक और किताब लिख रहा है और सेम वही चीज़ लिख रहा है, बदल नहीं रहा है। जब 1911 में हमने इनकी किताबें फाइंड आउट की, हमें पता चला कि एक्चुअली ये एक ही बंदे ने 2 किताबों को एक ही जैसा लिखा हुआ है। तब तक हमें पता ही नहीं था। यानी इतना डिफ़िकल्ट कभी-कभी हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है कि एक ही चीज़ को आप 2 बार लिख रहे हैं लेकिन हमें समझ भी फिर हमें पता चला कि नहीं, ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। हो सकता है 1356 से पहले भी लिखा गया हो। इसका मतलब है कोई ओरिजिनल फॉर्म मैन्युस्क्रिप्ट का नहीं है, यानी कि ये लिपियों का कोई सही ढंग से दिया नहीं है। लेकिन हाँ, जितना भी है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात जो हम लोगों ने की थी, यहाँ पे देखिएगा, जो मैंने बताया था, एक तो हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात की है, सोर्सेज़ हमारे पास हैं, फिर मैपिंग हो गई, मैन्युस्क्रिप्ट की बात होगी। अब यहाँ पे मैंने बात की थी लैंग्वेज के ऊपर। देखिए, देखिएगा कि जब इन्होंने क्रम वगैरह देना शुरू कर दिए,
अगली चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसी बुक में, इसी टॉपिक में बताता है, भाषाओं के बारे में कहाँ से हमें पता चला, लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेज हमारे पास है, आज तो वैसे बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में, बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। आई होप इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स लैंग्वेज। एक पूरा क्रम जो है वो कहीं न कहीं हमारी लैंग्वेज से भरा पड़ा हुआ है, सब लोग अलग-अलग लैंग्वेज बोलते हैं। अब जब मैं भाषाओं की बात कर रहा हूँ, तो समझिएगा एक बात, बहुत अच्छे से सुनिए। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाएगा जो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। कहा जाता है कि सबसे पहले द टर्म हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एक शब्द यूज़ हुआ है, हिंदुस्तान। ये सबसे पहले 7वीं शताब्दी में इस्तेमाल हुआ। 7th सेंचुरीज़ की बात कर रहे हैं और 8th सेंचुरी में 7th सेंचुरी में ये यूज़ हुआ और आपको याद होगा कि 8th सेंचुरीज़ में हमारे यहाँ पे राइज़ ऑफ इस्लाम हुआ था, ठीक है? इस्लाम भी आ चुका था यानी कि इस्लामिक धर्म भी फैल रहा था। एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, हिंदुस्तान। आज भारत बोला जाता है, हिंदुस्तान बोला जाता है, इंडिया बोला जाता है। क्या आप लोगों को पता है कहाँ से बना? किसी को कुछ पता नहीं है। और क्योंकि हमारे पास इतने इसके सोर्सेज़ हैं, कि आखिर हिंदुस्तान बोला क्यों गया इसको? क्या कारण था या हिंदू थे रहने वाले या और कोई कारण थे? तो हर कोई इसको अपने-अपने तरीके से जो है कहता है। अगर मैं इसका टाइम पीरियड अगर सही हिसाब से लगा लूँ कि ये शब्द इस्तेमाल हुआ है 1712 में, यानी देखिएगा 1712 1712 में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया और वो कुछ 18 सेंचुरी 8th सेंचुरी के बीच की बात बनती है। और उस समय जो ये कांसेप्ट देने वाले बंदे का नाम है, जिसने सबसे पहले ये यूज़ किया था, बेटा उनका नाम याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम, बिन कासिम उनका नाम था, अरब। पूरा नाम उनका याद रखिएगा या इतना भी याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम पहले थे, जिन्होंने सबसे पहले जो शब्द का इस्तेमाल किया, उसका नाम था हिंदुस्तान। मोहम्मद बिन कासिम ने इस्तेमाल किया। अब मुझे नहीं पता है कि उससे पहले कोई किताब थी या कुछ नहीं था, लेकिन मध्यकालीन इतिहास में हमें इन्हीं का नाम दिया गया। और उन्होंने ये नाम किस तरीके से दिया, वो ज़रा मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको। देखिए ये मैप है हमारे पास, ठीक है? आपका भारत का ये ले लें आप। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये साइड जो बनता है हमारा, मैं इसको अलग से ले रहा हूँ। ये वाला साइड जो है, ये अरब वाला साइड बनता है हमारा, अरब का साइड, ठीक है? अब 7वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे 7th सेंचुरी में इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा था। इस्लाम राइज़ कर रहा था। जो इस्लाम राइज़ किया था, इस्लाम बढ़ रहा था, तो यहाँ पे थे मोहम्मद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम। यहाँ पे होती है अरब में और उस समय जो है बहुत ज़्यादा जो है इस्लाम का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो उस समय कहा जाता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ से चल के यानी अरब से जो है वो इस तरीके से जो है भारत की ओर आए। अब जब भारत की ओर यहाँ पे पहुँचे, ये एरिया जो आप देख रहे हो यहाँ से कटेगा, ये एरिया सिंधु घाटी सभ्यता को लेके चलता है। यानी कि यहाँ से इस एरिया को, यहाँ तक इस एरिया को उन्होंने अलग से नाम दिया हिंदुस्तान, यानी कि हिंदू, हिंद स्वराज। यहाँ पे धर्म को लेके नहीं दिया गया था, यहाँ से कटेगा ये लेख, ठीक है भले। तो इन्होंने यहाँ से जो ये चल के गए हैं, यहाँ अब ये समझिएगा कि हिंदुस्तान का नाम जो दिया गया है, वो धार्मिक तौर पे दिया गया है क्योंकि लोग वहाँ जा रहे थे और धर्म को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो पीपल ऑफ डिफरेंट लाइक जाना-आना होता था, तो कोशिश होती थी कि वहाँ जाके लोगों से मिला जाए। तो इस नाम से जो है डाल दिया गया और मोहम्मद बिन कासिम को जो है और उस समय वो सिंध साइड से गए थे, फिर उन्होंने नाम दे दिया था। अब याद करिएगा कि जो लोग सिंध साइड से रहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में, उनको जो नाम दिया गया है वो हिंदू नाम दिया गया है। तो ये नाम जो है सबसे पहले पर्शियन लोगों ने दिया क्या उस समय पर्शियन यहाँ पे लैंग्वेज भाषा जो है बोली जाती थी, उनके द्वारा जो है ये नाम उनको प्रसिद्ध है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि पर्शियन का इस्तेमाल 1835 तक होता रहा है। फिर उसके बाद जब 1835 का एक एक्ट पास हुआ था, चार्टर एक्ट, तो फिर उसके बाद ये खत्म हो गया, फिर इंग्लिश जो है यहाँ पे एक नई लैंग्वेज आ गई।
अच्छा, अरब और पर्शियन लैंग्वेज दोनों यूज़ होती थी मिडाइवल पीरियड में। वैसे आपको याद होगा कि अकबर और हुमायूँ उन समय जो है बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होते थे। अब उसके बाद एक और बंदा है, पर्शियन का ही एक बंदा है, उनका नाम सुनिएगा, उनका नाम है मिन्हाज, मिनाज सिराज, मिनाज-ए-सिराज। देखिएगा ये दूसरे बंदे, इससे पहले कासिम है और उसके बाद मिनाज-ए-सिराज। इन्होंने कहा मतलब इन्होंने जब हिंदुस्तान विज़िट किया, इन्होंने किस एरिया को इन्होंने भी उनको हिंदुस्तान को जो भारत को नाम दिया वो हिंदुस्तान दिया, लेकिन फ़र्क था। इन्होंने कहा हिंदुस्तान किस एरिया को कहा जाता है, तो इन्होंने कहा था गंगा और प्लस यमुना के बीच में जो भी एरिया आता है उसको हिंदुस्तान तो इन्होंने कुछ एरिया को बोला गया। साउथ साइड इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। यानी कि साउथ साइड को नहीं लिया, सिर्फ गंगा और यमुना को बोल दिया कि ये हिंदुस्तान का एरिया है। फिर उसमें आप पंजाब, हिमालय लैंड जो है वो कर लें। लेकिन साउथ साइड को इन्होंने हिंदुस्तान का नाम नहीं दिया। लेकिन इस साइड के एरियाज़ को यानी कि गंगा और यमुना में जो एरिया था उन सबको जो है इन्होंने एक बहुत अच्छा नाम देके समाप्ति कर दी। अब देखिएगा 1-2 बंदे हैं अलग-अलग, वो जो बात बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की इस साइड जो है वो सारे के सारे जो है हिंदुस्तानी हैं। अब एक और शासक यहाँ पे आते हैं और 14th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ आपकी, ठीक है? 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो अमीर खुसरो आई होप आपने इनका नाम बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। खुसरो, उन्होंने भी हिंदुस्तान वर्ड का ही उन्होंने जो अपनी किताब में शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने हिंद लिखा है। उन्होंने हिंदुस्तान नहीं लिखा है। उन्होंने हिंद लिखा है और ये आपको याद होगा कि खिलजी वंश के दौरान जो है बहुत मशहूर थे। खिलजी डायनेस्टी में वहाँ पे जो है बड़े ही मशहूर हुआ करते थे, कवि वगैरह हुआ करते थे, बहुत बड़ी कवि हुआ करते थे और उन्होंने हिंद का इस्तेमाल किया है और हिंद को उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि जो जियोग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक और संस्कृति तौर पे उन्होंने कहा कि मैंने ये नाम दिया है, यानी भौगोलिक और सांस्कृतिक तौर पे ये नाम दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। 3 बंदे अलग-अलग नाम दे रहे हैं, एक ही कंट्री का अलग-अलग 3 बंदे अलग-अलग तरीके से नाम दे रहे हैं। अच्छा हद तो तब हो गई जब 1526 में आपको याद होगा कि बाबर का यहाँ शुरुआत हो जाती है और बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का ही इस्तेमाल किया है और हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपनी एक किताब में किया जिसका नाम था बाबरनामा। ये उनकी किताब है बाबरनामा, याद रखिएगा बहुत मशहूर किताब है। तो उसमें उन्होंने हिंदुस्तान का लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ, ये भौगोलिक तौर पे मैं बता रहा हूँ, ज्योग्राफिकल और जो ये एरिया यहाँ पे जो सब कुछ है, कल्चरल यानी कि कल्चर और सब कॉन्टिनेंट यानी कि बाकी के एरियाज़ को सब यानी कि साउथ, नॉर्थ सबको मैं हिंदुस्तान कहता हूँ। ये बाबर का कहना था, बाबरनामा में। अब फॉरेनर्स तो देखिए ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हर एक बंदा अपने तरीके से कह रहा है, इसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन, हिस्टोरियोग्राफी। तीनों सब सही है, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। लेकिन जो हमें सूत्र मिले, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो यही कहते हैं कि हिंदुस्तान शब्द को ये नाम दिया गया क्योंकि सिंधु घाटी के सभ्यता के एरिया में रहते थे, ये मान के लगे। लेकिन एक और शब्द का इस्तेमाल बड़ा अलग से हुआ जिसको हम स्ट्रेंजर कहेंगे। स्ट्रेंजर यानी एक नाम दिया गया जिसको फॉरेनर्स आप कहते हैं। जी हाँ, फॉरेनर्स जो है अब इसी टॉपिक में आपको एक वर्ड जो है फॉरेनर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फॉरेनर्स कहा जाता है जो बाहर का होता है या किसी अलग विदेश से आया होता है, उसको आजकल हम फॉरेनर कहते हैं, विदेशी, ठीक है? लेकिन आप सुन के आपको आश्चर्य होगा कि आज ये शब्द जो है 21वीं शताब्दी में इसको लाया गया, विदेशी कहा जाता है। लेकिन जब हम लोगों के यहाँ पे मध्यकालीन का समय था, तो उस समय जो है अजीब, स्ट्रेंजर कहा जाता है। आज उसको कहा जाता है अजीब, हिंदी में कहेंगे और आज फॉरेनर्स को कहा जाता है विदेशी। तो समझिएगा एक बात, उस समय एक गाँव का दूसरे गाँव में रहने वाले बंदे को स्ट्रेंजर समझता था, बोला था तुम अजीब हो, तुमसे कोई लेना-देना तो है नहीं। लेकिन आज हम विदेशी को कभी स्ट्रेंजर नहीं कहेंगे, हम उसको आज जो है वो क्या कहते हैं, हम उसको विदेशी कहते हैं। दूसरे देश से आया हुआ जो है नागरिक है और वो हमारे यहाँ पे आया, उसकी रक्षा करना, ये करना। तो कहीं न कहीं मध्यकालीन में काफ़ी सारे परिवर्तन हमें देखने को मिले और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ जी सर, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमारे हिसाब से मध्यकालीन में हुआ था, वो किस चीज़ को लेके हुआ था? वो हुआ था मानचित्र को लेके, महाचित्रान को लेके। आई होप कि आप ये बुक में पढ़ें।
अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि पहला बंदा कौन था जिसने सबसे पहले मैप दिया हमें। लेकिन ये मैप उल्टा था, वो अलग बात है कि इस मैप को फिर उल्टा करके देखना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि इन्होंने श्रीलंका को ऊपर कर दिया था। हम लोगों को मतलब इंडिया के मैप को थोड़ा-सा टेढ़ा करके देखना पड़ता है। लेकिन इस मानचित्रांक के तौर पे मैप को अगर हम लोग देख लें, तो सबसे पहला बंदा जिसने ये बनाया था, उनका नाम था अल-अदरीस। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट नाम है और आई होप कि आपको कभी एग्ज़ाम में पूछा जाए। अदरीस, अदरीस, अल-अदरीस जो है, और अल-अदरीस ने अपने इस मैप में सबसे ज़्यादा कन्नौज को इम्पोर्टेंस दिया और हम भी जानते हैं कि कन्नौज कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट विशाल हुआ करता था। तो अल-अदरीस ने सबसे पहले 12वीं सेंचुरी में अदरीस ने 12वीं सेंचुरी, फिर से लिख रहे हैं अदरीस, 12वीं सेंचुरी में, उस समय 12वीं शताब्दी में एक मानचित्र बनाया और उस मानचित्र में हिंदुस्तान को दर्शाया गया है कि किस एरिया और किस क्षेत्र में रहता है। आज तो वैसे आपके पास गूगल है, आज की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। उस समय उन्होंने जो है बड़ा ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ दिया। अब दिखेगा कि जो भारत का एरिया बनता है वो इस तरीके से बनता है और उसमें फिर आपका ये एरिया रहता है, मतलब इस तरीके से दिखाया जाता है। तो हम लोगों को एक अलग से जो मैप बनता है, फिर उसमें यहाँ पे जम्मू कश्मीर को दिखाया जाता है, ठीक है? होप कि मेरी उतनी अच्छी ये नहीं है जो ये अपनी ड्रा इन लाइन रहती है, बट आई होप मैंने बहुत अच्छा बनाया, आप लोग तो ऐसा भी ना बना पाएँ। अब ये उल्टा कर दिया, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है? अब जो अदरीस ने बनाया था, अदरीस ने थोड़ा-सा उल्टा कर दिया है। अदरीस ने क्या किया, श्रीलंका ऊपर रख दिया है और फिर उसके बाद जो है अपना जो ये वाला एरिया है, ये वाला नीचे वाला एरिया देखिएगा, ट्रैवनकोर एरिया जो मैसूर वगैरह आपको देखने को मिलता है, इसको उन्होंने इस तरीके से बना दिया था। इस तरीके से ये कर दिया था, उल्टा कर दिया था और फिर उसके बाद जो है हम लोगों को ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, जो हमने ऊपर बनाया, वो कहीं न कहीं इस तरह, ये मैप आपको यूँ करके कुछ दिखेगा। तो फिर हमने उल्टा करके देखने की कोशिश की तो हमें पता चला कि मैप उल्टा हो चुका था। लेकिन चले, वहाँ ना जाते हुए हम ये बात करते हैं कि अदरीस ने जो है सबसे पहले भारत को यानी कि हिंदुस्तान का मैप जो है बनाया हुआ है और ये 12वीं शताब्दी में जो है तैयार किया गया, 12th सेंचुरी में। परफेक्ट नहीं बन पाया और फिर इसको 18वीं शताब्दी में नए से शुरू तैयार किया गया और 18वीं शताब्दी में बनाने वाले बंदा जो था, वो फ्रांस का था। और उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, उसका नाम था गिलॉनी, गिलॉ जी, गिलॉमी, ठीक है? ये नाम, वैसे व नाम तो काफ़ी बड़ा है, गिलॉमी डी इलैसाली, बहुत बड़ा नाम है। तो ये जो है फ्रेंच थे जिन्होंने सबसे पहले जो है अपना मैप बना के दिया और फिर काफ़ी सारे एरियाज़ को उन्होंने प्रॉपर्ली डिज़ाइन करके दिया, थोड़ा-सा हम कह सकते हैं ऑर्डर फॉर्म में जो है था वो उन्होंने मेंशन किया। लेकिन अब देखिएगा, इसकी स्पेलिंग मैं थोड़ा-सा क्लियर लिख लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। Guillaumee, ग्लूमी, डी, फ्रांस के हैं तो नाम ऐसा ही होगा, डी इसैली, इस्लैरी इसका पूरा नाम है, ठीक है? प्लीज़ देख लीजिएगा। हो सकता है प्री में के क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप उस समय बता सकते हैं। अब 700 के बीच में से लेके अगर हम देख लें 700 से लेके 750 तक, 1750 तक, 700 से लेके 1750 तक काफ़ी सारे और भी बदलाव देखने को मिले, जिन बदलाव में से हमारा एक सोशल सोशल चेंज यानी कि समाजी बदलाव भी देखने को मिला। अब समाजी बदलाव में क्या देखने को मिला? सबसे पहले अगर आप देखेंगे, हम जब मध्यकालीन की बात करते हैं, तो मध्यकालीन में सिंचाई की बात बहुत ज़्यादा हुई। जी हाँ, इरिगेशन जिसे कहा जाता है। इरिगेशन में अगर आप देखेंगे तो उस समय अगर मैं मुगल काल भी देख लूँ, उसके पहले फिर अगर दिल्ली सल्तनत भी देखूँ, सब लोगों ने सिंचाई के ऊपर बहुत ज़्यादा, आज भी हम लोग जो है मानते हैं कहीं न कहीं मध्यकालीन में हम लोगों को काफ़ी सारी जानकारी जो है ये मिलती है कि वो किस तरीके से जो है काम किया करते थे। दूसरी चीज़ हम लोगों को इस मैन्युस्क्रिप्ट या जो सूत्र मिले तो ये भी कहा जाता है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति के लिए यहाँ पे स्पिनिंग यानी कि एक चरखा जैसा हुआ करता है, स्पिनिंग व्हील जिसे कहा जाता है। स्पिनिंग व्हील यानी कि कताई वगैरह करना, अक्सर धागों की कताई वगैरह चरखे टाइप का हुआ करता है, बहुत गोल टाइप का और स्पिनिंग जेनी आपने देखा होगा ब्रिटेन में भी बनाई गई थी, उसका भी एक बहुत ही अच्छा
और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी चीज़ की गई कि नए-नए प्रकार के फूड्स भी आ चुके थे। अब आप यहाँ पे अगर हम मध्यकालीन की बात करेंगे, न्यू फूड्स जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। न्यू फूड्स यानी कि नए खाद्य पदार्थ जो है हमारे पास आ चुके थे। ऐसा नहीं है कि प्राचीन इतिहास से कहीं अलग चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली। में आलू हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला, पोटैटोज़ हो गए, फिर आपका कॉर्न आ जाता है, चिल्लीज़ वगैरह यानी कि मिर्च वगैरह हो गई, टी हो गई, चाय, कॉफ़ी हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमें मध्यकालीन में देखने को मिली। और इससे साबित होता है कि काफ़ी सारा परिवर्तन देखने को मिला। और सबसे अच्छी चीज़ अब इसके बाद आपको जो इस टॉपिक में मिलेगा, वो ये मिलेगा कि ठीक है सर, हमने सब कुछ पढ़ा। सर, आप क्या बता सकते हैं मध्यकालीन में राजनीतिक टाइप किस तरीके से यानी कि पॉलिटिकल चेंज कैसे देखने को मिली? कि प्राचीन इतिहास में हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, लेटर वैदिक जिसे बोला जाता है। तो उनमें हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे जो है लिबर्टी हुआ करती थी, यहाँ पे सोसाइटी बहुत फ्रीडम हुआ करती थी, सब मिल-जुल के डिवीज़न नहीं होता था। फिर उत्तर वैदिक काल में यहाँ कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा आ गया। तो सर, क्या मध्यकालीन में भी ऐसी चीज़ें हुई? तो ये तो क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि अगली क्लास में ये पूरा किया जाए। सो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और आपने समझा होगा कि किस तरीके से हम चीज़ें देखते हैं। सो आपकी बुक में भी ये सब चीज़ें दी हुई होंगी। अगर आपको ये क्लासेस जॉइन करनी है, डू जॉइन दिस क्लास, बहुत एन्जॉय करिए और हर एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई प्रश्न होगा तो आप मेरे नंबर 7006208719 पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपकी जो भी इश्यूज़ होंगे उनको